हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्राणी जगत, आपके 11th क्लास का जो प्राणी जगत वाला चैप्टर है उसका हमने पढ़ लिया था काफ़ी पोर्शन, यानी जो अलग अलग फाइलम थे उनका हमने वर्गीकरण कर देखा था सबसे पहले। और उसके बाद हमने आपके कौन कौन से फाइलम पढ़ लिए थे एक बार वापस मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने फोरीफेरा पढ़ लिया था, और उसके बाद सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थोपो एनेलिडा तक पढ़ लिया था। आज जो हम जगत पढ़ने वाले हैं, फाइलम पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा है? आर्थोपोडा। आर्थोपोडा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्थोपोडा नाम है वो क्यों दिया गया, किस गुण के कारण आर्थोपोडा नाम है वो दिया गया। तो देखिए आर्थोपोडा, पोडा किसको बोला जाता है? पेड़ को या उपांग को। तो इनके जो उपांग होते हैं उनके अंदर जॉइंट्स पाए जाते हैं, संधियां पाई जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है आर्थोपोडा। यानी आर्थोपोडा शब्द का अर्थ है संधि युक्त उपांग। संधि युक्त उपांग। और संधि युक्त उपांग का पाया जाना किस फाइलम का महत्वपूर्ण लक्षण है? आर्थोपोडा का। यानी इनके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इनके अंदर पैर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है? जॉइंट पाया जाता है। बाकी जीवों के अंदर इस प्रकार का स्तर है वो नहीं पाया जाता है। तो आर्थोपोडा के जो प्राणी है उनके अंदर संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आर्थोपोडा या संधि युक्त उपांग पाए जाने वाले जीव। अब देखिए जो हम फाइलम पढ़ रहे हैं या आगे भी पढ़ने वाले हैं, उन सब फाइलम के अंदर सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थोपोडा। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनमें से 2/3 भाग कीटों का है। आर्थोपोडा संघ का आपको पता है, आर्थोपोडा के अंदर सारे क्या आते हैं? कीट आते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है तो सबसे ज्यादा प्रजातियां किसकी पाई जाती है? कीटों की पाई जाती है। जितने भी जीव जंतु देखेंगे उनमें आपको 2/3 भाग, 2/3 भाग है वो कीटों का प्राप्त होता है, और 1/3 भाग है वो दूसरे सारे फाइलम के मिलकर जंतु बनाते हैं। इसलिए बोला जाता है आर्थ्रोपोडा है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो सबसे पहला इसका जो महत्वपूर्ण अद्वितीय लक्षण है जो दूसरे फाइलम में नहीं पाया जाता है वो क्या है? संधि युक्त उपांग की उपस्थिति। दूसरा ये सबसे बड़ा फाइलम होता है। तीसरा इसके अंदर सारे कीट आते हैं, जैसे मधुमक्खी, रेशम कीट, बिच्छू, मकड़ी, वो सब किसके अंदर आएंगे? आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। छोटे बड़े जितने भी कीट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है वो हम डिस्कस करते हैं। इनके अंदर प्राणी होते हैं वो अलग अलग लिंग में पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो अंडज देने की कुछ प्रकार की कुछ क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा में संधि युक्त उपांग की उपस्थिति। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत सभी कीट प्रजातियां आती है। सभी कीट प्रजातियां सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं में से दो तिहाई भाग कीट होते हैं। अद्वितीय लक्षण क्या है? संधि युक्त उपांग का पाया जाना,
और प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और इसके अंतर्गत क्या आएंगे? सभी कीट प्रजातियां आती है। ठीक है, तो ये कुछ आर्थ्रोपोडा के पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आर्थ्रोपोडा के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम। तो देखिए, जो आर्थ्रोपोडा है इनके अंदर बाह्य रूप में जो कंकाल पाया जाता है वो काइटिन नामक पदार्थ का कंकाल पाया जाता है। आपने सुना होगा, जब हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। वही काइटिन पदार्थ है जिसके द्वारा आर्थ्रोपोडा प्राणियों का बाह्य कंकाल है वो बना रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इनका बाह्य कंकाल काइटिन से बना होता है। यानी शरीर के ऊपर जो कठोर आवरण रक्षा करने के लिए बना होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर कंकाल है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अब देखिए, जो आर्थ्रोपोडा के जो कीट होते हैं उनका शरीर 3 भागों में बंटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। यानी इनका शरीर 3 भागों में विभक्त रहता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सिर, दूसरा है वक्ष और तीसरा है उदर। तो आपको पूछा जा सकता है आर्थ्रोपोडा के जो जंतु होते हैं उनके शरीर में कितने मुख्य रूप से भाग होते हैं? सिर, वक्ष वाला भाग और नीचे उदर वाला भाग। तो 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इनके अंदर श्वसन प्रक्रिया एक विशेष संरचनाओं के द्वारा होती है जिसे बुक्स लंग्स बोला जाता है। बुक लंग्स, बुक लंग्स या इसे पुस्त फुफ्फुस भी कहा जाता है। श्वसन होता है वो बुक लंग्स के द्वारा होता है।
और इनके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो विशेष प्रकार की नलिकाएं होती है, उनको मेलपीगी नलिकाएं बोला जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया और इसका एग्जाम्पल कोक्रोच, जैसे आर्थ्रोपोडा का ये एग्जाम्पल है, तो पूछा जाता है कि कोक्रोच के अंदर उत्सर्जन करने वाली नलिकाएं क्या कहलाती है, मेलपीगी नलिकाएं। यानी आर्थ्रोपोडा जगत है, फाइलम है, उसके अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया विशेष प्रकार की नलिकाओं के द्वारा होती है, यानी वो नलिकाएं शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। तो आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनमें उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। उत्सर्जन है वो मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। तो आर्थ्रोपोडा के कुछ पॉइंट्स और नोट कीजिए। तो आर्थ्रोपोडा के फिर कुछ नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं हम। तो देखिए, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इसके जो नर और मादा जीव है वो अलग अलग होते हैं, यानी ये एक लिंगी जंतु होते हैं। को हमने देखा था पिछले कुछ फाइलम्स के अंदर कि नर और मादा लैंगिक अंग जब एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं तो उन्हें उभयलिंगी जंतु बोला जाता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर नर जनन अंग अलग जंतु में होगा और मादा जनन अंग अलग जंतु में होगा। यानी इनके अंदर जंतु कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं और वो ज्यादातर अंडज होते हैं, यानी अंडे देने का काम करते हैं। ठीक है, जरायुज नहीं होते हैं, अंडज होते हैं जो अंडे देते हैं और फिर उनसे बच्चे का निर्माण होता है। तो इनमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं और अलग अलग होने को क्या बोला जाता है, एक लिंगी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अंडज होते हैं, इनके ज्यादातर जंतु
एक लिंगी अंडज होते हैं। इनके ज्यादातर जंतु कैसे होते हैं? अंडज होते हैं, यानी अंडे देने का काम करते हैं। अब देखिए जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? कीट पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं। और आर्थ्रोपोडा फाइलम की सबसे बड़ी क्लास ही इंसेक्टा होती है, यानी उसके अंदर सारे कीट ही पाए जाएंगे। अब कीट जरूरी नहीं है कि सारे लाभदायक हो या जरूरी नहीं है कि सारे हानिकारक ही हो। तो लगभग जितने भी कीट होते हैं, चाहे वो हमारे लिए लाभदायक हो चाहे वो हमारे लिए हानिकारक हो, वो सब किस फाइलम में आएंगे? आर्थ्रोपोडा के अंदर। देखिए लाभदायक कीट कौन कौन से? एक नाम सुना होगा आपने, मधुमक्खी। मधुमक्खी हनी बी, वो क्या होती है? हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि वो हमें शहद देती है। मोम जैसे पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उसके अलावा जिसका उपयोग पॉलिश करने में और मोम बहुत काम आता है। और जो शहद होता है वो कई रोगों की बीमारियों के इलाज में उसका उपयोग किया जाता है। शहद हमारे लिए बहुत पोषक तत्वों युक्त एक पदार्थ होता है, फ्रक्टोज, जिसके अंदर शर्करा पाई जाती है। तो मधुमक्खी इस प्रकार हमारे लिए उपयोगी होता है। एक होता है रेशम कीट जो रेशम का निर्माण करता है। एक होता है लेसिफर जो लाख का निर्माण करता है। आप देखते हो लाख की मूर्तियां बनती है, लाख की चूड़ियां होती है। तो वो कीट तो हमारे लिए लाभदायक कीट है, लेकिन कुछ कीट हमारे लिए नुकसानदायक भी है क्योंकि वो हमारे शरीर में रोग फैलाने का काम करता है। एक आपने नाम सुना होगा एडीज मच्छर, जो हमारे अंदर रोग का संचरण करता है, मुख्यतः डेंगू रोग का संचरण होता है। और उसके अलावा जो एक रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर सुना होगा, जिसके द्वारा मलेरिया रोग होता है। तो वो एनाफिलीज भी जो कीट है वो किसके अंदर आता है? आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो वो कीट जो हमारे शरीर में रोग फैलाने का काम करते हैं वो हानिकारक है, और जो हमें कुछ उत्पाद देते हैं वो लाभदायक है। लेकिन जितने भी कीट है वो किस फाइलम के अंदर आएंगे? आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो देखते हैं हम पहले लाभदायक कीट। और लाभदायक कीट कौन कौन से हैं? रेशम कीट, मधुमक्खी, लाख कीट। इनके वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना आप। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है बोम्बिक्स मोराई। बोम्बिक्स मोराई। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। वैसे इसकी काफी प्रजातियां होती है। और लाख कीट का वैज्ञानिक नाम है लेसिफर। तो ये तो हमारे लाभदायक कीट है। इसके अलावा कुछ नुकसानदायक कीट भी होते हैं, हानिकारक कीट भी होते हैं। हानिकारक कीट, तो वो कीट कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडीज मच्छर, एक होता है क्यूलेक्स मच्छर, एक होता है मादा एनाफिलीज, तो ये सब हमारे लिए हानिकारक कीट है क्योंकि इनके द्वारा हमारे अंदर रोग का संचरण किया जाता है। तो ये हानिकारक कीटों के एग्जाम्पल है और ये लाभदायक कीटों के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए, डिस्कस कर लिए। इनका अद्वितीय लक्षण क्या है? आर्थ्रोपोडा का अद्वितीय लक्षण है इनमें संधि युक्त उपांग की उपस्थिति। इनके अंदर श्वसन होता है वो बुक लंग्स के द्वारा होता है, पुस्त फुफ्फुस के द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन विशेष प्रकार की नलिकाओं के द्वारा होता है जिन्हें मेलपी की नलिकाएं कहते हैं। और इनके अंदर जो नर और मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ज्यादातर जंतु अंडज होते हैं, अंडे देने का काम करते हैं। और जितनी भी कीट प्रजातियां वो सब किस फाइलम के अंदर आएगी? आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब वो कुछ कीट हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं जैसे मधुमक्खी, बोम्बिक्स मोराई, रेशम कीट, लेसिफर, लाख वाला कीट। और कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं जो रोग फैलाने का काम करते हैं जैसे एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर और मादा एनाफिलीज।
तो इस प्रकार आर्थ्रोपोडा। उसके अलावा वापस मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमने वर्गीकरण में देखा था आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या क्या होता है प्रकार, अंगतंत्र प्रकार का संगठन होता है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, और क्या क्या देखा था हमने, सिलोमिक होते हैं यानी सिलोम पाई जाती है इनके अंदर। वो सब संरचना हमने जो वर्गीकरण में डिस्कस की थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर फाइलम में आपको वापस बता रही हूँ कि जो हमने वर्गीकरण के स्टार्टिंग में जो पॉइंट देखे थे, अब आप एग्जाम में यदि आपको बोल दिया कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के महत्वपूर्ण लक्षण बताइए, तो हमने जो वर्गीकरण के अंदर जो जो देखे थे ना, सम्मिति, उनके अंदर कोशिकीय प्रारूप किस प्रकार का होता है, सम्मिति होती है कि नहीं होती है, यानी बराबर भागों में बांटा जा सकता है कि नहीं सकता है, तो वो पॉइंट भी हमें साथ में ऐड करने, क्या करने, इनमें अंगतंत्र प्रकार का स्तर पाया जाता है, इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, इनमें वास्तविक सिलोम पाई जाती है, इसलिए इन्हें गुहीय नहीं प्रगुहीय या गुहीय प्राणी भी कहा जाता है। वो जो हमने वर्गीकरण में 6-7 पॉइंट लिए थे वो सब आपको यहीं पे ऐड करने हैं। इनके अंदर सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन नहीं पाया जाता है, और खंडी भवन किस फाइलम में पाया जाता है, सिर्फ जो आपके मोलस आपने एनेलिडा है उसके अंदर पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा की ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले फाइलम को। तो स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोडा के बाद जो अगला फाइलम हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा, आर्थ्रोपोडा के बाद आता है मोलस्का।
तो देखिए जो मोलस्का है वो सबसे बड़ा फाइलम अभी हमने देखा कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। और आर्थ्रोपोडा के बाद जो सबसे बड़ा फाइलम होता है वो कौन सा होता है, मोलस्का। यानी सबसे बड़ा, अगर आपको वरीयता क्रम में देखे बताना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा होता है, मोलस्का, यानी दूसरा बड़ा फाइलम होता है। अब देखिए मोलस्का के अंदर वो जीव आते हैं, आपने देखा होगा जो समुद्र के अंदर से मोती जैसी संरचनाएं निकलती है, वो जीव क्या कहलाते हैं, मोलस्का के अंदर आते हैं। जैसे शंख और बने होते हैं, वो सब संरचनाएं किसके उदाहरण है, मोलस्का। जैसे पाइला, पिंक टाडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, वो सब के सब जीव किसके अंदर आते हैं, मोलस्का के अंदर। अब देखिए इनका शरीर होता है वो बहुत ज्यादा कोमल होता है और उस पर कोई खंड नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल इतना कोमल शरीर रहा तो वो नष्ट हो सकता है, इसलिए शरीर की रक्षा करने के लिए ऊपर एक कैल्शियम का कवच पाया जाता है। और इनमें कवच के अंदर क्या रहता है, जीव रहता है, ठीक है। तो इन्हें कवच युक्त प्राणी भी बोला जाता है, क्योंकि शरीर कोमल होता है तो शरीर की रक्षा करने के लिए ऊपर कवच बना होता है। और ये आपको पूछा जा सकता है कि मोलस्का के अंदर जो कवच बना होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। तो देखते हैं इसमें पॉइंट्स। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम, पहला था आर्थ्रोपोडा और दूसरा होता है मोलस्का। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम, इनके कोमल शरीर पर कैल्शियम का कंकाल पाया जाता है। ठीक है, और बाकी हमने देखा था इनके अंदर क्या होती है, द्विपार्श्व सम्मिति होती है। लैंगिक अंग अलग अलग होते हैं, यानी ये एक लिंगी प्राणी होते हैं। तो वो पॉइंट भी देख लेते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति, एक लिंगी प्राणी अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। देखिए जो शंख जैसी संरचना निकलती है समुद्र के अंदर से, वो किसका उदाहरण है, मोलस्का का ही उदाहरण है। तो इस प्रकार की जो शंख युक्त संरचनाएं पाई जाती है वो किस फाइलम का उदाहरण है, मोलस्का का। ठीक है, तो इस प्रकार के समुद्र से निकलने वाले जीव मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर है वो बहुत ज्यादा कोमल होता है, इसलिए कोमल शरीर की रक्षा करने के लिए किसका बना हुआ कंकाल पाया जाता है, कैल्शियम का बना हुआ कंकाल पाया जाता है। नोट कीजिए पॉइंट्स को। देखिए जो इनके अंदर ये शरीर होता है, इसके आंतरिक भाग में एक गुहा पाई जाती है जिसे क्या बोला जाता है, कक्कुद बोला जाता है। यानी जो आंतरिक गुहा होती है उसको क्या बोलेंगे, कक्कुद। ठीक है,
और इस ककुत को ऊपरी जो इनकी कोमल त्वचा होती है वो क्या करती है, ढककर रखती है। ठीक है, अब देखिए जो बाहरी शरीर की त्वचा और जो ककुद होता है बीच में, उनके बीच में भी इनके अंदर एक गुहा पाई जाती है जिससे ककुद गुहा बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इनके अंदर श्वसन होता है, वो पंख के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्लोम बोला जाता है, और उन्हीं के द्वारा इनके अंदर क्या होता है, श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, श्वसन तथा उत्सर्जन क्लोम के द्वारा। और इसके उदाहरण कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। उदाहरण है पाइला, पिंक टाडा, सीपियो, लोलिगो, और ऑक्टोपस। अब देखिए जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुंह के अंदर भोजन को तोड़ने के लिए, घिसने के लिए दांत पाए जाते हैं, उसी प्रकार इनके मुंह के अंदर भोजन को घिसने के लिए एक घिसने वाला अंग पाया जाता है जिसे रेती बोला जाता है। ये जीभ के पास होता है इसलिए इसको रेती जीवा बोला जाता है। तो देखिए शरीर में घिसने वाला अंग रेती जिह्वा कहलाता है। ठीक है, तो ये मोलस्का के पॉइंट्स नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके ये रेती जीवा, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो मोलस्का फाइलम है उसके अंदर भोजन के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है मोलस्का के अंदर भोजन के लिए जो संरचना पाई जाती है उसे रेती या रेती जिह्वा बोला जाता है। ये पॉइंट भी हम नोट कर लेंगे। ये जो डायग्राम है वो भी देख लेना। ये डायग्राम किसका है, इसका है पाइला का। पाइला यानी ये कोमल प्राणी होते हैं, इस प्रकार के इनके ऊपर कठोर कैल्शियम का बना हुआ आवरण पाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके अंदर भोजन करने वाला अंग कौन सा होता है, रेती जीवा।
जो भोजन के लिए संरचना होती है उसे क्या बोला जाता है? रेती जिह्वा। ठीक है। इनके अंदर भी जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अर्थात ये कैसे होते हैं? एक लिंगी प्राणी होते हैं, नर तथा मादा जंतु अलग अलग। ये अंडज होते हैं, और इनमें परिवर्धन किसके द्वारा होता है? लार्वा अवस्था के द्वारा होता है। परिवर्धन लार्वा द्वारा। उसके अलावा जो हमने वर्गीकरण में लक्षण देखे थे, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, शरीर खंड युक्त नहीं होता है, इनके अंदर शरीर होता है वो कोमल होता है जिस पर कैल्शियम का बना हुआ कंकाल पाया जाता है, इनके अंदर सिलोम पाई जाती है यानी सिलोमिक प्राणी होते हैं। ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, यानी एक भाग से काटोगे तो शरीर दो भागों में बंट जाएगा। ठीक है। तो मोलस्का इस प्रकार के प्राणी है। और जो भी वर्गीकरण में हमने पॉइंट देके वापस बोल रही हूँ, जब आपको मोलस्का का जो विस्तार से लिखने के लिए बोला जाए तो मोलस्का के जो वर्गीकरण के पॉइंट है वो तो आपको ऐड करनी है, और उसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा अलग से लिखवा रही हूँ वो भी आपको नोट करने हैं, और आपको एग्जाम्पल भी सारे याद करने हैं, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि बताइए मोलस्का के अंदर कौन कौन से, ये आपको पूछ लिया, पाइला है, पिंकटाडा है, सीपियो है, या कौन से फाइलम के अंतर्गत आते हैं, तो आपको वर्गीकरण में एग्जाम्पल है वो याद होने चाहिए कि कौन सा फाइलम का कौन सा उदाहरण है। और उसके अलावा इनके साथ में सामान्य नाम भी दिए हुए हैं, तो वो भी आपको अच्छी तरह याद करने हैं, तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, मोलस्का के बाद जो अगला फाइलम आता है वो कौन सा है? याद है आपको, क्रम से मैंने बोला था, याद रखना है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और मोलस्का के बाद कौन सा आएगा? इकाइनोडर्मेटा। तो नेक्स्ट है देखिए इकाइनोडर्मेटा। देखिए स्टूडेंट, जो इकाइनोडर्मेटा नाम है इसका मतलब क्या होता है? सूल युक्त प्राणी। इकाइनोडर्मेटा को साधारण भाषा में क्या बोला जाता है? सूल युक्त प्राणी। क्यों बोला जाता है सूल युक्त प्राणी? क्योंकि इनके शरीर पर नुकीली सूल के समान संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सूल युक्त प्राणी। अभी हमने जो पिछला फाइलम पढ़ा मोलस्का, उसके अंदर हमने देखा था कि उनका शरीर बहुत कोमल होता है और शरीर के ऊपर कैल्शियम का कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। लेकिन इनके अंदर शरीर के अंदर कंकाल होता है, अंत्य कंकाल पाया जाता है, जैसा हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर अंत्य कंकाल ही तो होता है। बाह्य कंकाल और अंतर कंकाल में क्या चेंज होता है? अगर हड्डियां त्वचा से बाहर हो, बाहर कोई रक्षा का आवरण हो तो उसे बोलेंगे बाह्य कंकाल, और यदि कठोर आवरण त्वचा के अंदर हो तो उसको बोलेंगे अंत्य कंकाल। तो हमारे हड्डियां बाहर नहीं है, त्वचा के अंदर है, तो हमारे अंदर अंत्य कंकाल होता है। उसी प्रकार इकाइनोडर्मेटा में भी क्या होता है?
अंत्य कंकाल पाया जाता है, जबकि जिन जीवों के अंदर बाहरी भाग कठोर होता है उसको बोलेंगे बाह्य कंकाल। तो इनके अंदर आंतरिक कंकाल है वो पाया जाता है। किसका बना होता है? कैल्शियम का बना हुआ अंत्य कंकाल पाया जाता है। और इनके शरीर पर सूल युक्त संरचनाएं होती है, इसलिए इनको सूल युक्त प्राणी भी बोला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपने क्लास का टाइम हो गया है, तो जो इकाइनोडर्मेटा है उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।